आज जिस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ उसका शीर्षक है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। हमारी बॉडी को रन करने के लिए भोजन एक ईंधन के रूप में कार्य करता है जो किसी जीव के शरीर की मशीनरी को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न खाद्य पदार्थ फूड प्रोडक्ट्स हमें विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, जिनकी जरूरत हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। हम सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स प्राप्त करते हैं प्लांट से, और बटर, घी, मीट, एग एक्सेट्रा एनिमल्स के द्वारा प्राप्त करते हैं। जबकि फूड और दूसरे मटेरियल्स जो हमें एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से प्राप्त होते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी अक्सर कम पड़ जाती है। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह जरूरी है कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए बिना नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब किए और एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए। अतः सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जरूरत है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हेतु। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का, जो एग्रीकल्चरल ईल्ड को मैक्सिमाइज करता है और जिसमें एनवायरनमेंट और नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी बनी रहती है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% आबादी या यहाँ पर सीधे तौर से कृषि से जुड़ी हुई है। आइए अब कृषि में जो फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं उनके बारे में बात करें। फसल यानी क्रॉप, जब एक तरह के प्लांट्स को हम एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर बोते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। कुछ प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है सीरियल क्रॉप, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। पल्सेस जैसे चना, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर आदि, जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। ऑयल सीड क्रॉप्स जैसे कि सरसों, सूर्यमुखी, कोकोनट, इन सब चीजों से हमें फैटी एसिड्स प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में सेब, आम, आलू, गाजर, बैंगन, इनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स और छोटी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी प्राप्त होते हैं। स्पाइसेस, लाल मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, यह खाद्य पदार्थों को पैलेटेबिलिटी एनहेंस करते हैं। इन सबके साथ ही फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, हैम्प फ्लेक्स, शुगर, टोबैको, टी, कॉफी, रबर आदि भी प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। फॉडर क्रॉप्स सच एज बरसीन, ओट्स, ये सब लाइवस्टॉक के लिए जरूरी है। अलग अलग तरह की फसलों के लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की और टेम्परेचर की जरूरत होती है। सनलाइट की जरूरत फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है, और photo period is the duration of sunlight that influences the plant in their growth, flowering, and formation of storage organs, falling of leaf, etc. अब क्योंकि हम सबका जीवन फसलों से जुड़ा हुआ है, तो इनकी ईल्ड बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इनकी ईल्ड में इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1960 से सन 2004 तक भारत में फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में 25% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 3 वैज्ञानिक अप्रोचेस को अडॉप्ट करने से प्राप्त हुई है, जिसमें पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट की।
विभिन्न तरह के क्रॉप्स का सिलेक्शन ब्रीडिंग के द्वारा किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग वो आर्ट है साइंस का जिसमें हम क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं उसके जेनेटिक को चेंज करने करके। इसके लिए कई मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत एक फसल को उसके प्राकृतिक यानी कि उसका जो नेचुरल कल्टीवेशन प्लेस है उससे ऐसी जगह पर उगाया जाता है जहां उस फसल को कभी भी ना उगाया गया हो, जहां पे अलग तरह का टेम्परेचर हो, अलग तरह की क्लाइमेट की कंडीशन हो, वहां पर उसको उगाया जाता है। इस तरह के नए प्लांट्स को नई कंडीशंस में एडजस्टमेंट को एक्लिमेटाइजेशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफी जो हमारे भारत में एक समय था जब नहीं उगाया जाता था, ये विश्व के अन्य क्षेत्रों से ला करके चाय और कॉफी की खेती हमारे भारत में शुरू की गई। दूसरा मेथड है सिलेक्शन। इसके अंतर्गत जो फसलें बेहतर होती हैं उनको बड़ी मात्रा और विशाल क्षेत्रफल के साथ अपनाया जाता है, जैसे कि ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, जिन्हें हम प्रचुर मात्रा में सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा वाइल्ड कैबेज से डेवलप किया गया है। तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। अलग अलग वैरायटी के पौधों में अलग अलग यूजफुल और डिजायरेबल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। यदि अलग अलग तरह के जो पौधे हैं उनके जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं, अगर हम उनको एक ही पौधे में प्राप्त कर लें तो इस जो तकनीक है इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट में क्रॉसिंग करके एक सिंगल वैरायटी में प्रोड्यूस करने की क्रिया की जाती है, जिसमें दो या तीन तरह के अलग अलग पौधों में जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक ही पौधे में प्राप्त किया जाता है। और चौथा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस विधि से एक जीन जिसमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हों उसे जेनेटिक मेकअप के अंतर्गत दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे दूसरा ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया जा सके। ऐसी फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहा जाता है। कुछ फैक्टर्स जिसके लिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट किया जाता है उनमें प्रमुख है हायर यील्ड। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि हमारी जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन की जरूरत है। दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी। हमारे जो भी फसलें हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो और उनमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तीसरा है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। जैसे कि बायोटिक फैक्टर्स हैं जिसमें कि डिजीजेस हैं, इंसेक्ट्स हैं जिनके द्वारा फसलों को हार्म होता है, निमेटोड्स हैं, इनसे हम रेजिस्टेंट प्राप्त कर सकें। एबायोटिक कंडीशंस जैसे कि ड्रॉट है यानी कि सूखा, कोल्ड, सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, इन सब चीजों से हमारी फसलों को बचाया जा सके। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अगर हम जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसको कम कर सकें तो इससे भी हमें कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा फायदा यह है कि कम समय में उत्पादन से प्रोडक्शन कॉस्ट घट जाएगा और मल्टीपल राउंड में हम एक ही क्रॉप को पूरे साल में कई बार उगा सकते हैं। वाइड अडेप्टेबिलिटी। विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उगाई जा सके। आते हैं आप क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। फसल उत्पादन मैनेजमेंट में वो सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जिनके अंतर्गत ज्यादा उत्पादन व ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता प्राप्त की जा सके। और इसमें प्रमुख रूप से तीन तरह से मैनेजमेंट किया जाता है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिर है इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो आइए सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में जानें।
जिस तरह से हमें भोजन की आवश्यकता है हमारी बेसिक नीड्स की पूर्ति के लिए, उसी तरह से प्लांट्स को भी भोजन की जरूरत होती है इनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो हवा, पानी और मिट्टी के द्वारा ये प्राप्त करते हैं। प्लांट्स को हालांकि प्रकृति द्वारा बहुत सारी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिनमें 16 न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। उनमें से किसी भी डेफिशिएंसी से प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। मिट्टी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रिजर्वायर है प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के लिए, और यह 3 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें 13, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और प्लांट्स के द्वारा ज्यादा मात्रा में कंज्यूम भी किए जाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर और मॉलिब्डेनम, जिन्हें बहुत ही कम मात्रा में प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। भारत की मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन के मामले में कमजोर पाई जाती है। फसलें जब लगातार साल दर साल एक ही मिट्टी में बोई जाती है, तो वो सारे मिनरल्स मिट्टी से अवशोषित कर लेती है, और इस तरह की मिट्टी जिसमें पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी यानी कमी हो गई है, उसे अतिरिक्त मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। मैन्योर्स वो प्राकृतिक खाद है जिसे एनिमल्स एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट के पार्शियल डिकम्पोजिशन से बनाया जाता है। मैन्योर्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं और ये 3 तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी कि एनिमल मैन्योर। फार्म हाउसेज हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, वहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मैन्योर बनाया जाता है, जैसे कि कैटल डंग, यूरिन वेस्ट, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। दूसरा है कंपोस्ट, प्लांट एनिमल के रिफ्यूज, सीवेज, वेस्ट, गार्बेज, रॉटन वेजिटेबल्स, इरेडिकेटेड वीड्स, डोमेस्टिक वेस्ट, स्ट्रॉ एक्सेट्रा के डिकम्पोजिशन से कंपोस्ट बनता है। ग्रीन मैन्योर, बीज बोने से पहले कुछ प्लांट्स जैसे कि क्लस्टर बीन, हॉर्स ग्राम, सनहैम उगाए जाते हैं और खेत जोतते समय वह मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे हमें हमारी मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसे हम ग्रीन मैन्योर कहते हैं। मैन्योर्स के एडवांटेजेस है, सबसे पहले ये है कि ये लो कॉस्ट होता है, नेचुरल या पद्धति से बनाया जाता है, सॉइल फ्रेंडली होता है, इसमें फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं, उनकी बढ़त होती है, और प्रकृति को फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल से बचाते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक हैं। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कमर्शियली फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। यह फसलों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, परंतु इनको बहुत ध्यान से अप्लाई करने की जरूरत है, जिससे फसलों को नुकसान ना हो। इसके लिए उचित मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसके कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि ये कम मात्रा में ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, पानी में जल्दी घुल जाते हैं, कॉम्पैक्ट होने से स्टोरेज में सुविधा होती है, ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है और सालों साल अवेलेबल होते हैं। इसके डिसएडवांटेज है कि ये माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि अर्थवर्म और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो इनके द्वारा जिनको हानि होती है और वो खत्म हो जाते हैं। और इसलिए फर्टिलाइजर्स के नुकसान को देखते हुए आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरह की फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स
पेस्टिसाइड्स के स्थान पर ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है, जो फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ, लाइवस्टॉक एक्सरसाइज, एक्सक्रीटा, बायो फर्टिलाइजर्स आदि का उपयोग करते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है फसलों के लिए जो है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। फसलों के सरवाइव करने व प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पानी की आवश्यकता भी उतनी ही होती है। सिंचाई से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। इससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन संभव हो पाता है और इरिगेशन सिस्टम में कुएं, कैनाल, टैंक और रिवर लिफ्ट सिस्टम आदि को प्रमुख रूप में भारतवर्ष में अपनाया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स। फसलें जिस तरह से उगाई जाए, किस तरह से उगाई जाए, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। और मुख्यतः क्रॉपिंग पैटर्न 3 तरह की होती है: मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक फसलों को, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस एबनॉर्मल होते हैं, तब इस तरह की खेती में नुकसान कम होता है। कुछ उदाहरण हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग के, जिसमें वीट को ग्राम के साथ में उगाया जाता है, वीट प्लस मस्टर्ड उगाया जाता है, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर की खेती होती है और बार्ली के साथ चिकपी की खेती होती है। इसके एडवांटेजेस हैं कि इससे क्रॉप यील्ड में इंक्रीज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक तरह के फसल को हम एक ही फार्म में लगाते हैं, तो उन्हें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की खपत कम होती है। पेस्ट अटैक भी रिड्यूस होता है और क्रॉप फेलियर का रिस्क कम होता है, क्योंकि अगर एक क्रॉप के लिए क्लाइमेट एबनॉर्मल है, तो दूसरी क्रॉप एग्जिस्ट कर सकती है और क्रॉप की यील्ड इस तरह से हो जाती है। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग। 2 या 2 तरह के क्रॉप्स को सेम फील्ड में एक डेफिनेट रो पैटर्न में जब लगाया जाता है, तो हम उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का यह इम्प्रूव्ड वर्जन है और इसके उदाहरण है वीट प्लस ग्राम, सोयाबीन प्लस मेज और फिंगर मिलेट प्लस काउपी। इसके एडवांटेजेस हैं कि प्रोडक्टिविटी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पर यूनिट एरिया, टाइम और लेबर की बचत होती है, हर फसल को सेपरेटली काट सकते हैं और सॉइल इरोजन को भी चेक किया जा सकता है। तीसरा है क्रॉप रोटेशन। एक ही जमीन पर एक फसल बोने के बाद फिर उसी फसल को रिपीट न करके दूसरी फसल को बोना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इससे एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं हो पाती है मिट्टी में, पेस्ट के अटैक को भी कम करता है और वीड्स की ग्रोथ भी कम होती है। अब आते हैं हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पर, जिसमें सबसे पहले पेस्ट आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, रैट्स, मिलेट माइट्स, फंगाई फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और इनको कंट्रोल नहीं करने से 50 से 70% फसलों का नुकसान हो जाता है। ये फसलों को इस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें पहला है च्यूइंग इंसेक्ट्स। यह रूट्स, स्टेम और लीव्स को काट देते हैं, जिसे एग्जाम्पल है लोकस्ट, ग्रास हॉपर, कैटरपिलर्स। दूसरा है सकिंग इंसेक्ट्स। ये सेल सैप को सक करते हैं, जैसे कि एफिड्स, प्लांट बग्स, लीफ हॉपर्स एक्सेट्रा। और तीसरा है बोरर इंसेक्ट्स। यह स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स में होल करके उनमें बोर बनाते हैं।
जैसे कि पॉड बोरर, शुगर केन बोरर और ग्रेन वीविल। पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से पेस्ट्स को मारने के लिए, जैसे कि जब इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, फंजाई को मारने के लिए फंजाइसाइड्स का इस्तेमाल होता है, और जो हर्ब्स उग जाते हैं, अनवांटेड हर्ब्स, उनको मारने के लिए हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। वीड्स, ये अनवांटेड प्लांट्स हैं जो उगाई गई फसलों के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। यह मेन फसलों के साथ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट के लिए compete करते हैं, इसलिए इन्हें हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल में सबसे पहला है मैकेनिकल मेथड, जिसमें हम वीड्स को हाथ से उखाड़ सकते हैं, खेत को जोत सकते हैं, जला सकते हैं वीड्स को, और खुरपे के इस्तेमाल से भी उनको निकाला जा सकता है। दूसरा है कल्चरल मेथड्स। इसमें समय से फसलों को बोना और क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से हम वीड्स की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स बीमारियां कॉज करते हैं उन्हें पैथोजेंस कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड्स, वायरसेस। ये हवा, पानी और मिट्टी में पाए जाते हैं। अब जब हमारी फसल उग गई, हमने हर चीज का मैनेजमेंट कर लिया, उसके प्रोडक्शन का, उसकी प्रोटेक्शन का, तो बारी आती है स्टोरेज की, कि अब हम उसे स्टोर कैसे करें। इसके लिए भी हमें कुछ टिप्स अपनाने पड़ते हैं। जैसे शुरुआती तौर पे किसानों के लेवल के लिए, जब एट प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि रूरल स्टोरेज, कि वो कैसे अपनी फसलों को धूप दिखाते हैं और उसके अंदर के मॉइस्चर्स को कम करके और तब जो है आगे ट्रेड पर ले जाते हैं। दूसरा ट्रेडर्स लेवल, और तीसरा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के लेवल पर कैसे इनकी स्टोरेज की जाती है। लगभग 9.3% फूड ग्रेन्स का नुकसान होता है हर साल इम्प्रॉपर स्टोरेज के कारण। और इसमें दो तरह के फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स में इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, वॉर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, माइट्स एक्सेट्रा हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और इनएडिक्वेट मॉइस्चर। यदि हम जो भी हमारे ग्रेन्स हैं उनके अंदर जो मॉइस्चर है उसको 15 धूप में दिखा कर के हार्म को, इनकी स्टोरेज को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और इन्हें खराब होने से बचा सकते हैं, और इनकी स्टोरेज को हम सेफ और प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा। नमस्कार।